नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने स्वीकार किया अयोध्या जाने का न्योता। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे सैकड़ों कमांडो, 3 डीआईजी, 17 एसपी और करीब 1000 कांस्टेबल रहेंगे तैनात। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। वो करीब 3.5 घंटे तक रामनगरी में रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पीएम मोदी ने स्वीकार किया अयोध्या जाने का न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और चलिए अब सीधा आपको जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। नहीं, आज हम वैसे भी यूनाइटेड हैं और इसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। जो काम उन्होंने कहा था कि स्क्रिप्ट भाजपा दफ्तर से लिखी जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये आरोप तो बीजेपी हम पे लगा है, आप क्यों लगा रहे हैं? और हम कह सकते हैं कि बीजेपी इंस्पायर्ड एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कई दिन से। इसमें कौन बड़ी बात? आज पूरा हो गया वो? नहीं, उनको निराशा हुई। त्यागी जी, क्या फिर से जेडीयू एनडीए के साथ जा रही है? इस तरह की भी कयास लग रहे हैं। इससे कैसे क्यास लगा सकते हैं? क्योंकि ललन सिंह को हटाया गया। आपकी इच्छा हो सकती है ये। का कार्यकाल अभी पूरा दूसरी बार पूरे 3 साल के बने थे, पूरा नहीं हुआ। अचानक लोकसभा चुनाव के पहले कौन सी आपका कौन सा ऐसा समीकरण हो गया? क्या दिक्कत आ गई पार्टी में कि उसे अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा? नीतीश कुमार के हाथों में थमा दिया। नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज्यादा सुविधा हमको। जगी जी, जो यात्रा है नीतीश जी की झारखंड से आपकी शुरू होगी, इस पर थोड़ा सा जानकारी देंगे, कब से शुरू होगी और क्या ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ? देखिए, एक दौर ऐसा था, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, बहुत विनम्रता से आपसे कहता हूँ, मैं उस संसद में था जिसमें आरक्षण का वीपी सिंह जी ने प्रस्ताव किया। आडवाणी जी का भाषण भी उपलब्ध है और श्री राजीव गांधी जी का स्वर्गीय उनका भी भाषण उपलब्ध है। किस तरह से उन्होंने जाति आधारित मंडल को रिजेक्ट किया। एक कमंडल लेके निकल गए थे और दूसरों ने सरकार गिरा दी थी मिल करके। ये इतिहास की एक ऐसी घटना थी। मुझे प्रसन्नता है कि जो सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट हैं उन्होंने ऐसा काम किया है कि आज कोई भी पार्टी नहीं, होड़ लगी है। अगर शिवराज सिंह चौहान को जाना है तो यादव को आना है। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। ये अब से 15 साल पहले संभव नहीं था। ये अटल जी की पार्टी में संभव नहीं था, ये इंदिरा जी की पार्टी में संभव नहीं था। लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी भी और बीजेपी दोनों की ऐतिहासिक मजबूरी है कि जो सोशलिस्टों ने एजेंडा तय किया था, जो वीपी सिंह ने तय किया था, कर्पूरी ठाकुर ने तय किया था, सारी पार्टियां उस पर चलने के लिए मजबूर है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी के, जो उनकी मर्जी से मर्जी के खिलाफ जाकर के कहते हैं, मिस्टर अथाउल, मिसेस पटेल, अनुप्रिया और पारस, पशुपतिनाथ पारस, तीनों मंत्री कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। एक पार्टी नहीं है सहयोगी पार्टी, एक भी, दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक
जो नहीं कह रही है, तो ये हमारे विचारों की सबसे बड़ी जीत है। और इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है, इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे होंगे, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जातिगत जनगणना हम कराएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। नहीं, मेरी जानकारी इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने कोई अपना कोई वक्तव्य रखा? हाँ, वक्तव्य दिया है उन्होंने कहा है कि जो प्रचार और प्रसार पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा था, मुझको भी उसमें घसीटा गया। उन्होंने खुद ये कहा है। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। कौन सा नाम बताइए, 2 लोगों का? नहीं, मेरी जानकारी इतनी बड़ी चीज की मुझे जानकारी नहीं है। त्यागी जी, एक सवाल है, क्या ललन सिंह जी ने अपने भाषण में ये बात कही कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए? अगर ऐसा उन्होंने कहा तो क्यों कहा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। कोई भी जनता दल यूनाइटेड का नेता और कार्यकर्ता पुनः एनडीए में नहीं जाएगा, ऐसी घोषणा करना कोई बुरी बात नहीं। वो तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए ऐसा कहा क्या? नहीं, ये नहीं कहा जाना चाहिए। नहीं जाएगा, उनका एम्फेसिस है कि नहीं जाएगा। त्यागी जी, एक सवाल है, जो भी जिस भी पार्टी ने एक नहीं, आपका तीसरा सवाल है। सवालों के जवाबों से भागते नहीं है। ये बताइए, जब भी आरक्षण की बात आई है, जिस भी पार्टी ने आरक्षण की बात की, चाहे वो वीपी सिंह या अन्य पार्टियां, वो चुनाव हार गए। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके का आरक्षण की व्यवस्था जब भी करने की बात आती है तो पार्टियां चुनाव हार जाती है? भाई, लोग तो ये कह करके, भाई और बहनों, मैं पिछली जाति का हूँ, उसमें प्रधानमंत्री बन गए। वो दिन चले गए जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ 1-2 बिरादरी की, आपके वाली की भी हुआ करती थी। नहीं, अब ये पिछड़ों की, अति पिछड़ों की है। जिन्होंने ये भाषण आ रहा मुजफ्फरपुर में दिया था, वो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, तिवारा जुगाड़ में। आईटी से अभी नहीं मिला, लेकिन राम मंदिर के लिए न्योता अगर मिलता है तो हमारी पार्टी उसमें निसंकोच शामिल होगी। और ये जो एक पार्टी की तरफ से, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री जी? पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। ये राम मंदिर का जो मामला है, मैं उसमें रहा हूं, उस दौरान मुलायम सिंह जी के साथ ये मामला अदालत में विचारा था। जब आपने किया तो मेरी सवाल भी सुना। और अदालत में रहते हुए जब आप ढांचे को तोड़ने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, किसी एक पार्टी ने बताइए स्वीकार न किया। और भगवान राम जो हैं, डॉक्टर लोहिया जो हमारे नेता थे, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है। राम कृष्ण से भी ज्यादा क्यों मान्य हुए, उस पर लंबा लेक्चर हो जाएगा, जो आज का टाइम नहीं है। लेकिन हम उसमें शामिल होंगे अगर हमें आमंत्रित किया जाता है। लेकिन ये पार्टी का ना एजेंडा होकर के ये सनातनी एजेंडा है और इसमें बगैर भेदभाव के सबको बुलाना चाहिए। भजन किया बहुत और सारे राज्यों में चुनाव हार गए। जातिगत जनगणना को लेकर के जो जनता दल पूरे देश में चुनाव देखी जाएगी, वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना अछूत विषय था। अब सब इसी पे नाच रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मैं पहली कहा ठीक बात है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अयोध्या की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन से पहले वह सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन के लिए गए और वहां पर पूजा अर्चना की। बता दें कि खबर ये भी मिल रही है कि खराब मौसम के चलते कल सीएम योगी आदित्यनाथ की अयोध्या की यात्रा स्थगित हो गई थी और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ मौजूद अधिकारियों से भी बारीकी से जानकारी ली सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो तैयारियां चल रही है उन तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए थे। और हमेशा की तरह जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं और आज भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और फिर राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे। तो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या आएंगे। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ तमाम अधिकारी भी उपस्थित रहे। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। जहां पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, उनका जायजा तो लिया ही, साथ ही राम मंदिर का निर्माण कार्य कहां तक पहुंच चुका है उसका जायजा भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। तो उनके आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर क्या खास तैयारियां अयोध्या में की गई है। और चलिए अब सीधा आपको दिल्ली लिए चलते, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अल्फा की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई एक मिस्टर शशिधर चौधरी अगर बोलना चाहे। Honorable Home Minister of Union Government of India, Most Honorable our Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Most Honorable Secretary A.K. Bhalla, Most Honorable DIB Pawan Kumar Mehta, and all revered officials present here from Government of India and Government of Assam, most respected political leaders and most respected civil society organizations. I feel very upset on behalf of my organization and my own behalf. I would like to offer our profound gratitude and ultimate thanks, what I cannot express to my language, to my Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, my Honorable Home Minister Amit Shah ji, and our beloved Chief Minister Honorable Himanta Biswa Sarma ji, and to all these dignitaries, it would not have been happened. We assure you all the dignitaries, and I would like to send this message to my Honorable
Most Honorable Prime Minister of the Union Government of India, Home Minister, Honorable Home Minister of the Government of India, and Assam Chief Minister Honorable Hemanta Biswa Sharma that this accord will bring lasting peace as well as development in Assam, and we ULFA hereby would like to confess that and in this festival we also from negotiation on behalf of ULFA. So many things happened therein because we were not persons to be as you were. So henceforth I apologize for any wrongdoings herein from our side, and hopefully I again request you, basically the most revered Home Minister of Union Government of India and our beloved and honorable Chief Minister Hemanta Biswa Sharma, anyhow to implement as soon as it is possible and it is proper. This much is thank you very much to all and थैंक यू वेरी मच। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका संबोधन के लिए रिक्वेस्ट। सम्मानीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार और असम सरकार की अधिकारीगण, अल्फा का सारे डेलीगेशन इंक्लूडिंग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सारे लोग, हमारे सिविल सोसाइटी से आए हुए प्रतिनिधि मंडल, आज असम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा असम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुल गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग मेन में आ चुका है। तीनों एकॉर्ड का अच्छा इंप्लीमेंट हुआ और तीनों एकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका असम में, आज सभी मेन स्ट्रीम में है। अल्फा एक बहुत बड़ा एजिटेशन था। धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा। एक असम का जो 1988 से इतिहास हुआ, ये इतिहास एक हिसाब से ब्लैक सेट का इतिहास रहा। काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल 98 टिल टुडे में। एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ। वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।